सबसे बड़ी खबर हमारे पास यह है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के उन इलाकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है जहां से हमास के आतंकवादी ऑपरेट कर रहे थे। और पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 8 बड़े आतंकवादियों को मार डाला है और उत्तरी गाजा में अब भी बड़े पैमाने पर इजराइल की सेना जमीनी हमले कर रही है। यानी 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था और 1 महीने बाद अब 7 नवंबर को इजराइल की सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। 7 अक्टूबर हमास का था और 7 नवंबर इजराइल का है। 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक पीड़ित देश था, लेकिन आज 1 महीने के बाद तस्वीर बदल चुकी है और अब पीड़ित इजराइल नहीं बल्कि पीड़ित है गाजा। संयुक्त राष्ट्र ने आज अपने एक नए बयान में कहा है कि इजराइल के हमलों में अब तक गाजा के 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 4,800 बच्चे भी थे और यह खून खराबा अब किसी भी कीमत पर रुकना ही चाहिए और इजराइल को गाजा में सीज फायर लागू करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने इस बयान में इजराइल के उन बच्चों का जिक्र नहीं किया जिन्हें अब भी हमास के आतंकवादियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले 1 महीने में इस युद्ध में इजराइल के 350 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। सोचिए, इजराइल के भी 350 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि हमास के 46 में से 28 टॉप कमांडर्स अब भी जिंदा हैं। आज इजराइल के लोग, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, आज वहां मोसाद के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद भी इजराइल की सरकार अब तक यह नहीं बता पाई कि 7 अक्टूबर को उस दिन मोसाद को हमास के आतंकवादी हमलों के दौरान खुफिया जानकारी जुटाने में नाकाम क्यों मोसाद रहा, यानी मोसाद को इन हमलों के बारे में जानकारी कैसे नहीं मिली। यह दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिसकी वजह से आज इजराइल में मोसाद ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद इजराइल हमेशा के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा, यानी गाजा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब इजराइल की होगी। इस बयान का मतलब यह माना जा रहा है कि वर्ष 2005 के बाद इजराइल की सेना एक बार फिर से गाजा को पूरी तरह से अब अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी ऐसा ही था। अब देखिए, एक तरफ दुनिया के बहुत सारे मुसलमान हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं और हमास के आतंकवादियों को सच्चा मुसलमान बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों ने गाजा की सैकड़ों मस्जिदों को सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है और ये आतंकवादी अब इन मस्जिदों से इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और इन मस्जिदों को बारूद से इन आतंकवादियों ने भर दिया है। सोचिए, मस्जिदों में बारूद रखने वाले हमास के आतंकवादी सच्चे मुसलमान कैसे हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं, यह एक धर्म युद्ध है और हमास के आतंकवादियों की पूरी रणनीति यह है कि वो मस्जिदों से हमले करेंगे, मस्जिदों में छुपकर रहेंगे, मस्जिदों को हथियारों से और बारूद से भरकर रखेंगे। अब इजराइल के सैनिक अगर इन मस्जिदों पर हमला करते हैं तो दुनिया भर के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी और इसे एक धर्म का मामला बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इजराइल की सेना मस्जिदों पर भी हमला कर रही है, जिससे, जैसा मैंने कहा, पूरी दुनिया के मुसलमान आहत होंगे और क्रोधित होंगे, जबकि यह एक रणनीति है। और अब जब इजराइल की सेना ऐसी मस्जिदों पर हमला कर रही है तो अब इन हमलों को भी हमास के जो आतंकवादी हैं वो अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा, इससे पहले हमास के आतंकवादी अस्पतालों में छुपकर रहते हैं ताकि इजराइल की सेना अस्पतालों पर हमला ना कर सके। वो बच्चों के स्कूल में छुप जाते हैं या फिर घनी आबादी के बीच में छुपकर रहते हैं ताकि कोई सेना उन पर इसलिए हमला ना करे क्योंकि अगर हमला किया तो बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक मारे जाएंगे। और हो भी बिल्कुल यही रहा है। इसलिए जितने लोग गाजा में मर रहे हैं उसमें काफी हद तक उन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमास के आतंकवादियों की है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने यह रणनीति पहले से ही बनाकर रखी थी
कि वो ये चाहते हैं कि इन नागरिकों को वो अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें और जब भी कोई हमला हो तो पहले नागरिक मरें और ये आतंकवादी तब भी किसी तरह बचकर निकल जाएं। और अब वहां पर मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है। अब बड़ी बात जो सवाल है वो दुनिया भर के मुसलमान देशों से, मुस्लिम देशों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या हमास के आतंकवादी मस्जिदों को नापाक नहीं कर रहे हैं, क्या मस्जिदों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी हमने आपको बताया 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का ये सफर इस युद्ध में, और सोचिए तब इजराइल ने तो ये कहा था कि वो कुछ ही दिनों में उसकी सेना हमास के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देगी, हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, इजराइल के अपने 350 सैनिक मारे जा चुके हैं, इजराइल का अपना भी बहुत बड़ा नुकसान इस समय हो रहा है, लेकिन अभी भी हमास को इजराइल की सेना मिट्टी में नहीं मिला पाई है। और अब ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध है ये अभी और लंबा चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब तक चल रहा है। पहले रशिया भी यही कहता था कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। ये जो खबर अब आने वाली है ये हमारे देश की लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पर खबर है। इसलिए अगर आपके परिवार में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो कम से कम उन्हें जरूर कहिए कि ये खबर उनके लिए है, क्योंकि अब हम मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, जो सोशल मीडिया पर इस समय आग की तरह फैल चुका है। और हो सकता है कि आपने भी अब तक इस वीडियो को देख लिया होगा। हालांकि एक दुर्भाग्य की बात है कि रश्मिका का ऐसा एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लोग उसे देख भी रहे हैं और आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज हम देश की तमाम लड़कियों और महिलाओं को इस डीप फेक टेक्नोलॉजी से सावधान करना चाहते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि रश्मिका तो एक बड़ी फिल्म स्टार हैं, वो अपना बचाव करने में सक्षम है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो उनके साथ हुआ वो ठीक हुआ, उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और वो एक बहादुर लड़की की तरह इस सब का सामना कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं और दुनिया को भी इसके बारे में जागरूक कर रही हैं। और बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े इस देश के जो सेलिब्रिटीज हैं, वो सब रश्मिका मंदाना के साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम लोग जिन्होंने इस तरह के वीडियोस वायरल किए हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन रश्मिका की बात तो हमने आपको बता दी। अब जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आपका या आपके परिवार में किसी महिला का ऐसा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर कोई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो, दफ्तर में काम करने वाली कोई महिला हो या कोई भी महिला हो जो किसी भी भारत के शहर में रहती है, एक आम लड़की है, एक आम महिला है इस देश की, अगर उसका वीडियो वायरल हो जाए तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? इसलिए आज इस विश्लेषण को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको रश्मिका मंदाना का वो डीप फेक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट यानी असली और नकली की पहचान ही शायद नहीं कर पाएंगे। वो इतनी बारीकी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इसे एक डीप फेक वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो असल में एक ब्रिटेन की लड़की का है, जिसमें ब्रिटेन की जो लड़की है उसका चेहरा बदलकर उसके चेहरे पर रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया और फिर यह कहकर इस वीडियो को वायरल कर दिया गया कि यह वीडियो रश्मिका का है। देखिए। Didn't want to miss this all here. Damn. Hi. Didn't want to miss this all here. Damn, girl. Hi. Didn't want to miss this all here. Damn. Hi. Didn't want to miss this all here. Damn, girl. तो आपने अब तक देख लिया होगा, यह वीडियो रश्मिका मंदाना का नहीं है। यह वीडियो ज़ारा पटेल नाम की एक लड़की का है। ज़ारा पटेल ब्रिटेन में रहने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डीप फेक नाम की टेक्नोलॉजी की मदद से इस वीडियो में ज़ारा पटेल के चेहरे पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया और इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया
कि 99.9% लोग ये बता नहीं पाएंगे कि ये वीडियो असल में रश्मिका मंदाना का है ही नहीं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने चिंता जताई है और कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गलत सूचना या वीडियो उनके प्लेटफॉर्म से शेयर ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार के अलावा देश के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, एक्टर्स ने और खिलाड़ियों ने भी डीप फेक वीडियोस को खतरनाक बताया है और अमिताभ बच्चन ने भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने रश्मिका मंदाना के ट्वीट पर जवाब दिया और इस पूरे वीडियो पर उन्होंने जवाब दिया और लिखा कि इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा हम आपको बता रहे थे कि रश्मिका मंदाना एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, और कम से कम उनके समर्थन में जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं वो आ गए हैं, बाकी के भी जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। इससे एक बात यह हुई कि देश भर में इस समस्या को लेकर, इस चुनौती को लेकर एक जागरूकता पैदा हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे बड़ी बात खुद रश्मिका मंदाना ने कही है, जिन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा कि आज वो एक बड़ी कलाकार हैं, इसलिए उनके पास परिवार, दोस्तों और अपने शुभचिंतकों का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर यही घटना उनके साथ तब हुई होती जब वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी, तब वो क्या करती? और ये आज का सबसे बड़ा सवाल है जो खुद रश्मिका ने ही उठाया है, और रश्मिका के इस सवाल को आज हम आगे लेकर जा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। रश्मिका ने ये बहुत सही बात कही है। जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, आज तो वो लड़ सकती हैं। आज वो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी लड़ाई भी लड़ सकती हैं, बाकी के देश के लोगों को जागरूक भी कर सकती है। लेकिन जब वो खुद स्कूल में या कॉलेज में रही होंगी और इस देश की आम लड़की की तरह वो रह रही थी, अगर तब ये हो जाता तब क्या होता? और यही बात आज आपके लिए है। अगर आपके परिवार में आज अगर इस तरह की घटना किसी आम लड़की के साथ होती है और उसका एक डीप फेक वीडियो इस तरह से वायरल होता है, तब क्या होगा? क्या वो लड़की बता पाएगी? कैसे अपनी सफाई दे पाएगी? कैसे घर से बाहर निकल पाएगी? कैसे स्कूल जाएगी? कैसे कॉलेज जाएगी? और समाज में व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जो उसका वीडियो वायरल हो रहा होगा, उस वक्त हमारा जो समाज है वो किस तरह का व्यवहार उस लड़की के साथ करेगा? और क्या उसे इतना भी मौका मिलेगा कि वो ये भी बता सके कि ये उसका वीडियो नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 99% डीप फेक वीडियोस जो इस तरह के बनते हैं, उनमें महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है, और इनमें से 81% वीडियो ऐसे होते हैं जिनका कभी भी फैक्ट चेक हो ही नहीं पाता, और लोग इन फर्जी वीडियोस को ही हमेशा के लिए सही मान लेते हैं, और ये वीडियोस हमेशा के लिए सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर तैरते रहते हैं, और लोग इन्हें सही वीडियो मानकर ही वर्षों तक देखते रहते हैं। यानी जिसका वीडियो है उसे तो सफाई का मौका तक नहीं मिलता, कोई यह भी चेक नहीं करता कि यह वीडियो असली है या नकली है। डीप फेक वीडियोस या डीप फेक शब्द का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 2017 में हुआ था, जब अमेरिका में रेडिट नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाया, और यह वीडियो पूरी तरह से डीप फेक था, यानी पूरी तरह से नकली था। डीप फेक का मतलब उस फेक वीडियो से है जो दिखने में इतना असली लगता है कि आप उस फेक वीडियो को ही सच मान लेते हैं, और डीप फेक वीडियो रियल वीडियो की जगह ले लेता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो या वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर उसे बदला जा सकता है, यहां तक कि उसकी आवाज का इस्तेमाल करके दूसरे शब्द तक लगाए जा सकते हैं। और खतरनाक बात यह है कि इस वीडियो में चेहरे के अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो आपके चेहरे का हाव भाव है, और आवाज यानी ऑडियो को भी असली आवाज से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के 140 करोड़ लोगों में से किसी भी नागरिक का उसकी आवाज में बड़ी आसानी से डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है, और यह सब कुछ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क की मदद से। अब आपको बताते हैं कि यह न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, जो मशीन लर्निंग में काम आता है। सरल शब्दों में, जैसे इंसानों में ब्रेन न्यूरॉन्स काम करते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का रोल होता है। न्यूरल नेटवर्क यह समझने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति किस बात पर
कैसे रिएक्ट कर रहा है और इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। जब न्यूरल नेटवर्क इस प्रक्रिया को समझ लेता है तो वो उक्त व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसका एक ऐसा वीडियो तैयार कर लेता है जिसमें आवाज भी वास्तविकता के बहुत करीब होती है। आज से 7-8 साल पहले जब यह टेक्नोलॉजी नई नई आई थी तब इसका मकसद मनोरंजन से जुड़े कंटेंट को प्रमोट करना था और काफी समय तक इस टेक्नोलॉजी का सही दिशा में उपयोग हुआ भी। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में जब मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम को मलेरिया के खिलाफ दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया तब उन्हें 9 भाषाओं में अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जारी करना था, जिनमें हिंदी भाषा भी शामिल थी। अब डेविड को इन 9 भाषाओं में से सिर्फ एक ही भाषा बोलनी आती थी और वो थी अंग्रेजी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में अपना वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से उनके इस वीडियो को अन्य 8 भाषाओं में भी आसानी से क्रिएट कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने जब डेविड बेकहम को हिंदी और दूसरी भाषा में बोलते हुए देखा तो वो असली और नकली वीडियो की पहचान ही नहीं कर पाए। यह वो समय था जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो रहा था, लेकिन बाद में यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर की महिलाओं को निशाना बनाने का एक खतरनाक हथियार बन गई। पिछले कुछ वर्षों में जितने भी डीप फेक वीडियोस बनाए गए उनमें 96% वीडियोस अश्लील कंटेंट से जुड़े हुए थे और इन डीप फेक वीडियोस की मदद से महिलाओं को डराकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और यह एक बहुत खतरनाक बात है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, उसमें सबसे पहला निशाना महिलाओं को ही बनाया जाता है। आप देख लीजिए, दुनिया में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, अगर आप अभी देखें इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, सबसे पहला निशाना महिलाओं को ही बनाया गया। आपने वीडियोस भी महिलाओं के देखे होंगे, इसलिए सबसे पहला निशाना हर बार महिलाएं बनती है। टेक्नोलॉजी का जब दुरुपयोग होता है उसमें भी सबसे पहला निशाना महिलाओं को बनाया जाता है और कई एनजीओज तो डीप फेक वीडियोस को महिलाओं के लिए एसिड अटैक से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। वर्ष 2021 में अमेरिका में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में डीप फेक वीडियोस के खतरों के बारे में बताया गया था, जिसके मुताबिक इस तरह के वीडियोस 2 देशों के बीच युद्ध तक करा सकते हैं, किसी भी देश की सेना और सरकार के बीच विद्रोह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं, किसी भी देश के नागरिकों में सरकार के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं और ये वो वीडियोस हैं जो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिनकी इंसानों ने शायद अभी तक कल्पना भी नहीं की है। उदाहरण के लिए डीप फेक वीडियो की मदद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह कहते हुए दिखाया जा सकता है कि वो अमेरिका पर आज रात को हमला करने वाले हैं या चीन भारत पर हमला करने वाला है। डीप फेक वीडियोस की मदद से WHO के चीफ को यह कहते हुए दिखाया जा सकता है कि दुनिया में कोविड जैसा एक और वायरस आ गया है और अब दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगाना तय है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी मृत व्यक्ति का भी डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है जिसे देखने पर असली और नकली की पहचान नहीं की जा सकती और दुनिया में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे थे कि यूक्रेन के सैनिकों को इस युद्ध में अब रशिया के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और तब इस वीडियो ने यूक्रेन के सैनिकों में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि यह एक डीप फेक वीडियो है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी असल में ज्यादा पुरानी नहीं है, यह पिछले कुछ वर्षों में ही आई है और अभी इसे आम लोगों के लिए सरल बनाया जा रहा है और ये अभी से ही एक चिंता का विषय बन गई है। आपको याद होगा जब मोबाइल फोन आया था तब उसमें ना तो कैमरा हुआ करता था, ना ही इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया था, लेकिन अब मोबाइल फोन में आपके लिए सब कुछ है। यहां तक कि आप कैमरे में अलग अलग तरह के फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने चेहरे को बदल सकते हैं, अपने जो चेहरे के जो मान लीजिए आपके स्किन का जो कलर है उसे आप बदल सकते हैं और बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। सोचिए जब पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फोन का इतना विस्तार हुआ तो अगले कुछ वर्षों में इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का कितना विस्तार हो जाएगा। जब हमने आज मोबाइल फोन में इतने सारे फिल्टर्स लगकर अगर कैमरा आता है तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का सोचिए क्या होगा। और अगर ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए जो कुछ ही सेकंड में डीप फेक वीडियोस बनाने में सक्षम होंगे तब क्या होगा।
अभी से ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो डीप फेक वीडियोस किसी का भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, एक चुनौती बनकर, और पूरी दुनिया को डरा रहा है। अभी बड़ी बात यह है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हमारे देश में भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। भारत में अगर कंप्यूटर या मशीन लर्निंग के जरिए किसी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जाती है या फेक वीडियो बनाया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत कार्रवाई हो सकती है और अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, अधिकतम 3 साल, सिर्फ 3 साल, और उसमें भी ये अधिकतम है। हो सकता है जब अदालत में ये मामला जाए तो पहली बात तो ये कि इस मामले को पूरा होने में वर्षों लग जाएंगे। तब तक जिसका भी ये फेक वीडियो बना होगा उसकी पूरे समाज में बदनामी हो चुकी होगी। ये फेक वीडियो तब तक करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा जब तक कि उसे न्याय मिलेगा। और न्याय भी क्या मिलेगा? अधिकतम 3 साल की सजा या उससे भी कम सजा। बड़ी बात यह है कि कानून अपराध होने पर दोषी को सजा दिलाने के लिए है, लेकिन यह अपराध हो ही ना, यानी लोगों के डीप फेक वीडियोस बने ही नहीं, इसके लिए अब तक कोई टेक्नोलॉजी या कोई सिस्टम नहीं बना है। और आज इसीलिए हम भी यही कहना चाहते हैं कि एक बार अगर ये डीप फेक वीडियो किसी का बन गया, वो करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गया, करोड़ों लोगों ने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद आपको पता भी चल जाए कि किसने किया है और उस पर कुछ वर्षों तक मुकदमा चले और फिर उसे 1, 1.5, 2 या 3 साल की सजा हो भी जाए, तो जिस व्यक्ति का यह वीडियो बना उसे क्या फायदा होगा? हमें जिस बात पर विचार करना चाहिए वो ये है कि ये डीप फेक वीडियोस बने ही नहीं, ये वायरल ही ना हो पाए। और इसी वजह से डीप फेक टेक्नोलॉजी अब बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर के लोग और वैज्ञानिक जिसका सामना करना है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना विकसित हो चुका है और आगे चलकर इतना विकसित हो जाएगा कि वो इंसान के काबू में ही नहीं रहेगा और बहुत बार वो इंसान के कंट्रोल से बाहर होकर जो चाहे वो कर पाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि आप एक डीप फेक वीडियो और असली वीडियो में अंतर कैसे कर सकते हैं। डीप फेक वीडियो में अननेचुरल आई मूवमेंट होता है। पहली बात तो ये है, आंखों का जो मूवमेंट होता है वो प्राकृतिक नहीं होता, तो सबसे पहले आंखें देखिए। दूसरा, ऐसे वीडियोस में लाइटिंग अलग अलग होती है, हर फ्रेम के साथ लाइटिंग बदल जाती है, तो लाइटिंग पर ध्यान दीजिए। तीसरा, ऑडियो क्वालिटी खराब होती है। चौथा, बॉडी मूवमेंट सामान्य से थोड़ा अलग नजर आता है। और पांचवां, डीप फेक वीडियो में आवाज की जगह उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उच्चारण से ऐसे वीडियोस की पहचान आसानी से हो सकती है। इसलिए जो रश्मिका के साथ हुआ वो बहुत दुख की बात है, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रश्मिका के साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरा समर्थन है। भारत सरकार के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख है और वो ये है कि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो चल रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे तुरंत उतार लेना चाहिए। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ये कहते हैं कि आपका अगर कोई फेक वीडियो आया है तो आप हमें लिखकर शिकायत कीजिए, फिर हम 36 घंटे लगाएंगे आपकी शिकायत पर विचार करने में और 36 घंटे में हम ये तय करेंगे कि वो वीडियो हमें हटाना है या नहीं हटाना है। लेकिन सोचिए, इन 36 घंटों में वो जो वीडियो होगा वो आग की तरह वायरल हो जाएगा और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये देश भर की महिलाओं को और लड़कियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की समय जरूरत है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया 99% फेक वीडियोस महिलाओं के ही बन रहे हैं। उनमें 99% मामलों में महिलाओं को ही शिकार बनाया जा रहा है। एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा फेक वीडियो आ भी जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको वही करना चाहिए जो रश्मिका मंदाना ने किया, इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इसके बारे में तुरंत सोशल मीडिया पर लिखकर बताना चाहिए कि यह आपका वीडियो नहीं है, यह फेक वीडियो है। छुपने से और डरने से काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले इसका सामना करना होगा, आपके परिवार को इसका सामना करना होगा, फिर उसके बाद आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। अगर पुलिस में या राज्य सरकार में कोई आईटी सेल है उसकी मदद ले सकते हैं। और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए व्हाट्सएप पर है या फेसबुक पर है या और किसी प्लेटफॉर्म पर है, फिर आप उन्हें लिखिए, या यूट्यूब पर है, और उनसे लिखकर कहिए कि इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए। लेकिन सबसे पहले आपको
ऐसे मामलों में रिपोर्ट करना चाहिए, छुप कर नहीं बैठना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। यह आप बात याद रखिए। हम आपको बिहार की जातिगत जनगणना के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सामान्य वर्ग के 25% परिवार गरीब हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो बहुत संपन्न होते हैं, उनके लिए एक झटका है। सामान्य वर्ग के 25% परिवार गरीब हैं बिहार में, और इनमें भी भूमिहार और ब्राह्मण सबसे ज्यादा गरीब है। बिहार में सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं, यानी ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, और 22% से ज्यादा लोग सिर्फ पहली से 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में एक ही जाति है जिसने हर वर्ग के लोगों को बांध कर रखा है, और वो जाति है गरीबी। आज मैं एक बड़ी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके बारे में आपको बताता हूं, जो आपको शायद बिहार के बारे में और फिर हो सकता है पूरे देश के बारे में आपको पता चले। इस समय बिहार की कुल आबादी है 13 करोड़ 7 लाख, जिनमें 22.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली क्लास से 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। 22%, लगभग आप समझ लीजिए 23% लोग ऐसे हैं। 14.3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। यहां आप देख लीजिए 14.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, 9वीं और 10वीं। और इनमें बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। तो तेजस्वी यादव यहां है, यहां पर शामिल है, इस वर्ग में है वो। 9.1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, और पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ 7% यानी 92 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं। पूरे राज्य की आबादी में सिर्फ इतने से लोग ऐसे हैं, ये देखिए 7% जो कि ग्रेजुएट हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा युवा बिहार से यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस के अफसर बनते हैं। यानी जो बिहार से आईएएस अफसर बनते हैं, बड़े यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, वो इस वर्ग के लोग हैं। लेकिन बिहार में खुद सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं। इसी तरह बिहार की कुल आबादी में सिर्फ 36% परिवार ही ऐसे हैं जो 2 या उससे ज्यादा कमरों के पक्के मकान में रहते हैं, जबकि 26.5% परिवार ऐसे हैं जो खपरेल या टिन के कच्चे मकानों में रहते हैं, और लगभग 15% परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और बिहार के 0.24% परिवार आज भी बेघर हैं, उनके पास कोई घर नहीं है। 15% झुग्गी में रह रहे हैं, 26% खपरेल या टिन में रह रहे हैं, 22% एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, और 36% लोग जो है वो थोड़े और बड़े मकान में हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि बिहार में 95% लोगों के पास अपना कोई वाहन नहीं है, जिससे आप बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा आज लगा सकते हैं। बिहार में लगभग 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है, 34%। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग ही बिहार में गरीब हैं। बिहार में सामान्य वर्ग के 25% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, 25%। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के 33% लोगों की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। दलित समुदाय के 42% और आदिवासी समुदाय के भी 42% लोगों की मासिक आय 6,000 से कम है। और राज्य में कुल 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। सामान्य वर्ग में भी भूमिहार जाति के 27.5% परिवार, ब्राह्मण जाति के 25.3% परिवार, और मुस्लिम समुदाय में खुद को शेख बताने वाले 25.8% परिवार गरीब परिवारों की श्रेणी में आते हैं। ये जातिगत ब्रेकअप आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, भूमिहार भी 27% ऐसे हैं जो गरीब हैं। इसी तरह पिछड़े वर्ग में यादव जाति के 35.8% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, और पूरे बिहार में यादव जाति के लोगों की कुल आबादी है 14.2%। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जाति है गरीबी। इसलिए सरकारों को आरक्षण का आधार गरीबी को बनाना चाहिए, जातियों को नहीं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश करते हुए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने की मांग की है। और अगर यह मांग मान ली गई तो बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण की सीमा
75% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 65% जातिगत आरक्षण के अलावा हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण अलग से है। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस रिपोर्ट को एक धोखा बताया है। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। आज जब बिहार के 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और इन लोगों को आरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब बिहार में गरीबी से ज्यादा जातियों की बात हो रही है। लेकिन आज हम आपको बिहार से आई कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं, जो आपको बताएंगे कि बिहार में विकास क्यों नहीं होता। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद से आई हैं, जहां स्थानीय लोगों ने एक 3 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सड़क को ही चुरा लिया। इस सड़क का निर्माण बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने इस सड़क के निर्माण के दौरान सड़क में इस्तेमाल होने वाला पूरा मटेरियल चुरा लिया, लूट लिया, और इस तरह से ये सड़क बनते बनते ही चोरी हो गई, क्योंकि इसका जो सारा सामान है वो स्थानीय लोग चुरा कर लूट कर ले गए। गुस्सा किसे नहीं आता, किसी ना किसी बात पर तो आ ही जाता है। कभी अपनों पर आता है, कभी परायों पर आता है, कभी घर में आता है, कभी बाहर आता है, कभी दफ्तरों में भी आता है। कई लोग तो अपने गुस्से के लिए बदनाम हो जाते हैं। लोगों को उनसे शिकायत होती है, चाहे आपका आस पड़ोस हो, दफ्तर हो, लोग गुस्सैल लोगों से बचकर रहना चाहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत है, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गुस्से को कभी अच्छा नहीं माना गया। इससे हमेशा बचने की ही सलाह दी जाती है, और क्रोध को आग से भी ज्यादा तेज बताया गया है अभी तक। कबीर ने एक दोहे में कहा था, क्रोध अगन घर घर बढ़ी, जलय सकल संसार। यानी आज से लगभग 600 साल पहले कबीर कहकर गए कि क्रोध से दुनिया जल रही है। लेकिन क्रोध आज के जमाने में भी है, और आज भी उसके बारे में धारणा वही है जो सदियों पहले से थी, कि गुस्सा बुरी बात है। लेकिन विज्ञान की खासियत यह है कि वो किसी भी बात को बिना प्रमाण के कभी स्वीकार नहीं करता, और वो सुनी सुनाई बातों को भी कसौटी पर तोलता है। तो ऐसा ही कुछ गुस्से को लेकर भी हुआ, जिसे सारी दुनिया अब तक बुरा मानती रही है। उस गुस्से के बारे में अमेरिका में एक शोध किया गया, और उस शोध से ये बातें सामने आई कि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अमेरिका की एक बहुत पुरानी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में हुई इस स्टडी का कहना है कि ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा आता है वो मुश्किल काम करने के मामलों में दूसरों से बेहतर होते हैं। यानी जिन्हें गुस्सा आता है वो मुश्किल लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा आगे रहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसे लोगों की तुलना में बेहतर होती है जिन्हें गुस्सा ही नहीं आता। इस रिसर्च में लगभग 1000 लोगों पर प्रयोग किए गए, और 1400 लोगों के साथ सर्वे करके डेटा जुटाया गया, और उनके एनालिसिस के आधार पर यह रिपोर्ट बनी। इन लोगों को अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के ग्रुप्स में बांट दिया गया, और इन लोगों के साथ 6 तरह के प्रयोग किए गए। जैसे एक प्रयोग में लोगों को वर्ड पजल्स सॉल्व करने के लिए दिए गए, और पाया गया कि ऐसे लोगों ने ज्यादा पहेलियां सुलझाई जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। ऐसे लोगों ने पहेलियों को सुलझाने में ज्यादा जोर भी लगाया, यानी उन्होंने दूसरों की तुलना में जल्दी हार नहीं मानी। यह स्टडी अमेरिका के जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में भी प्रकाशित हुई है, और इसके एक लेखक हैं डॉक्टर हीदर लेंच। उन्होंने लिखा है कि शोध के निष्कर्ष ये बताते हैं कि गुस्से से किसी खास लक्ष्य को
हासिल करने की कोशिशें बढ़ जाती हैं और इससे लगातार ज्यादा कामयाबी मिलती है। यानी अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो गुस्सा आपकी मदद भी कर सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि गुस्से का संबंध आपकी लगन से हो सकता है। यानी गुस्सा आने पर इंसान और ज्यादा शिद्दत से कोशिश करता है। इसे आप अग्रेशन भी कहते हैं कभी कभी। अब यह तो हुई रिसर्च की बात। इसमें एक बात और भी है, वो ये कि अगर आप ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं तो हो सकता है इसीलिए आपको ज्यादा गुस्सा भी आता हो। और इस शोध को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। कहीं आपको यह ना लगे कि हम आपसे यह कह रहे हैं कि हमेशा गुस्सा करना जायज होता है, हमेशा नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से गुस्सा अच्छी बात जरूर हो, मेडिकल साइंस के हिसाब से गुस्सा अच्छी बात नहीं माना जाता। इंग्लैंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवा NHS गुस्से को एक स्वाभाविक व्यवहार मानती है, लेकिन वो ये भी सलाह देती है कि अगर आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, आपके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो आपको डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ साल पहले अमेरिका के नामी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता लगा कि ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा आता है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस रिसर्च में पता लगा कि नकारात्मक भावनाओं से शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट के पास जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अब यह सुनकर आप निश्चित रूप से थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि गुस्सा करना है या नहीं, गुस्सा अच्छा है या खराब। इसका जवाब है कि गुस्सा शायद अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन गुस्से को यदि एक अच्छी दिशा दे दी जाए तो यह पॉजिटिव भी हो सकता है। इसकी एक बड़ी मिसाल है मशहूर खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर। दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाने वाले रॉजर फेडरर जब टेनिस कोर्ट पर उतरते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप किसी शांत समुद्र को निहार रहे हैं, जो बहुत बड़ा है मगर जिसमें शांति भी है, ठहराव भी है, एक लय भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फेडरर एक समय में बहुत गुस्सैल हुआ करते थे और वो टेनिस कोर्ट पर रैकेट को कई बार फेंक कर मार दिया करते थे, हार से बौखला जाते थे। लेकिन आगे जाकर फेडरर को यह समझ में आया कि अगर उन्हें कामयाब होना है तो इस अकड़ को छोड़कर खेल पर ध्यान देना होगा, और उन्होंने अपने गुस्से को सही दिशा दी और फिर इतिहास रच दिया। ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें इतिहास में आपको मिलेंगी। झारखंड के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी भी आप जानते होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद पहाड़ से ही नाराजगी मोल ले ली और 22 साल तक पहाड़ काटकर एक रास्ता बना डाला। अब फिर से लौटते हैं अमेरिका की स्टडी पर, जिसमें कहा गया है कि किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने में गुस्सा मदद करता है। यानी हर बात पर गुस्सा ना करें, बिना बात तो गुस्सा बिल्कुल ना करें, लेकिन कोई मुश्किल लक्ष्य अगर दिख रहा है, कठिन काम सामने आ गया हो, तो ऐसे में आपका क्रोध कई बार मददगार साबित हो सकता है। और इसी जुनून वाले गुस्से के बारे में मिर्जा गालिब भी कहकर गए हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आज एक खबर हमारी रह गई जो हम आपको बताना चाहते थे, और वो ये कि बहुत जल्द हो सकता है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए। और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, अलीगढ़ का जो नगर निगम है उसने एक प्रस्ताव पास किया है, ये कहते हुए कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रख दिया जाना चाहिए। और अगर योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया तो आप तैयार हो जाइए अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से बुलाने के लिए। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।